हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस पेपर की, जिसमें हमारा पेपर रहेगा दिसंबर 2019 में। जो 8 दिसंबर 2019 को पेपर हुआ था सीटेट का, वो रहेगा। और जिसमें हमारा लेवल 2 का पेपर रहेगा कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक का, जिसमें हम बाल विकास के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन है और ये दिसंबर में हुआ था एग्ज़ाम 8 दिसंबर 2019 को। उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। और ये लेवल 2 का है, 6 से 8 तक का, तो ध्यान से देखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होने वाला होता है उसमें कई बार आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते रहते हैं वही क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करेंगे वीडियो। तो जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये लोग हमारे पुराने हैं, सब्सक्राइबर हैं पहले से, वो लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो जल्दी जल्दी से लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। चलिए शुरू करेंगे वीडियो हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से सॉरी, थोड़ा मुझे जुकाम हो गया है, इस चक्कर में थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट है फर्स्ट भाग है जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, फिर उसके बाद कॉमा है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा है और स्क्रीन पे आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा, और इससे आप एक बार उसको पढ़ लीजिए। खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मेरी लैंग्वेज शायद आपको इतना बड़ा क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत दे, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो शुरू का भूल जाते हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा इसको पढ़िए। इसके बाद मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन रख रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। सेकंड है, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। थर्ड है, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। और फोर्थ है, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा कि अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होना। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। थोड़ा सा जूम और कर लिया है मैंने, ताकि आप लोगों को साफ दिखे। एक सेकंड, थोड़ा सा कट रहा है, अब सही है, अब साफ दिखेगा आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। क्वेश्चन है, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेंगे वो ऑप्शन है, और सामने उनकी कुछ कोटेशन या लाइन लिखी हुई है, वो आप लोगों को बताना है। देखिए मैं बता रही हूँ। फर्स्ट में लिखा है द्विदिशीय, और सामने लिखा है दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। और सेकंड ऑप्शन है एक दूसरे से स्वतंत्र, जिसमें कुछ नहीं दिया है, खाली लाइन दी है। थर्ड है एक दिशीय होता है, और इसके सामने लिखा है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। तो बताएं जल्दी से कि इसमें क्या होगा, संज्ञान संवेगों के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा थर्ड, एक दिशीय संबंध होता है, और ये जो संवेग होती हैं वो संज्ञान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और फोर ऑप्शन में दिया है कि संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि संवेग जो होती हैं वो संज्ञान को प्रभावित करते हैं, और वो एक दिशीय होता है। तो हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, और मैं काफ़ी जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि इससे ज़्यादा अच्छे से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और इतनी
क्लियर क्वालिटी में कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा सा स्क्रीन पे लेने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि छोटा दिखाई देता है, तो मैंने काफ़ी जूम कर रखा है, इसको आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो आपके ऑप्शन रहेंगे विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, या विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। अब इसके बाद कोट दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी चारों ही लाइनें सही हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया है फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड ऑप्शन में दिया है सेकंड और थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बताना है इसमें से कि कौन कौन सी लाइन सही है। तो थर्ड का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट क्वेश्चन वाला। इसमें फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही वाक्य सही हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ और विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, तो चारों ही सही हैं। तो ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाते हैं हमें, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपके ऑप्शन है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, और 4 है पुरस्कार एवं दंड। तो बताएं जल्दी से कि 4 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, कि ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या हो जाएगा। तो जो ज्ञान की संरचना होती है उसका महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था की जो अवधारणा है उससे क्या अभिप्राय है। तो आपके ऑप्शन है यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। थर्ड ऑप्शन है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। और फोर्थ ऑप्शन है यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो बताएं आप कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय होगा। तो जो हमारा 5 का राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, क्योंकि बाल्यावस्था की जो अवधारणा है वो सभी जगह सार्वभौम रूप से समान है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो आपके ऑप्शन है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। सेकंड है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। थर्ड ऑप्शन है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। तो बताना है आप लोगों को कि मध्य बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता हो जाएगी। तो इसमें जो मध्य बाल्यावस्था की जो विशेषता होगी वो होगी 4 ऑप्शन, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि मध्य बाल्यावस्था की जो एज होती है, बाल्यावस्था की एज 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है। जिसमें हम मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो 9 या 10 साल की अवस्था जो है मध्य बाल्यावस्था की एज मानी जाती है, 9, 10, 11। तो ये मध्य हो गई। तो इसमें बच्चे तार्किक रूप से और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की ऑप्शन है आपके द्वितीयक एजेंसियां हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं या मध्य एजेंसियां हैं। तो परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसमें कैसी भूमिका निभाती हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्राथमिक एजेंसियां, यानी प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। कौन, परिवार और पास पड़ोस। तो समाजीकरण की बात की जा रही है तो समाज का सबसे पहली पाठशाला परिवार को माना जाता है एवं आस पड़ोस को। तो हमारा जो प्राथमिक एजेंसी हो जाएगी परिवार एवं पास पड़ोस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है अंतःव्यक्ति निष्ठता,
खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या पहाड़, या ब्रैकेट में इसका नाम दूसरा दिया हुआ है ढांचा। तो हमें बताना है कि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, खोजपूर्ण अधिगम। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, खोजपूर्ण अधिगम। तो यहाँ पर हमारा 8 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। चलिए पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है। तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, आप लोगों को मैं अच्छे से समझा दे रही हूँ एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को इस अवस्था पर दर्शाता है। तो जो कथन है वो किस अभिविन्यास प्रारूप को किस अवस्था पर दर्शाता है वो बताना है हमें। तो इसकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन रख रही हूँ मैं। ऑप्शन है फर्स्ट, आदान प्रदान वाली जो अवस्था है उस पर दर्शाता है परंपरागत को, या फिर सेकंड है कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, और 4 है अच्छा होना और परंपरागत। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि एक बच्चा है जो नूर, जो अपना लंच बॉक्स भूल गई है, तो यह कहते हुए वह तान्या से लंच साझा करने के लिए कह रही है क्योंकि एक दिन पहले उसने अपना लंच उसके साथ साझा किया था। तो जो लॉरेंस कॉलबर्ग हैं उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं, उनके अनुसार नूर का जो कथन है वह किस अभिविन्यास और प्रारूप को प्रदर्शित कर रहा है, तो वो हमें बताना है। तो वो हम ऑप्शन में देख चुके हैं हमारे ऑप्शन क्या हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन बैठेगा वो होगा इसमें हमारा फर्स्ट, आदान प्रदान और परंपरागत अवस्था को दर्शाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा 9 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, या जेंडर पहचान। तो देखिए इसको जो कहते हैं वो हमारा ऑप्शन होगा जेंडर रूढ़िवादिता, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 10 का। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती हैं। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके ऑप्शन है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, या 4 है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। तो जो हमारा 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा थर्ड, यह जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करेगा, समाप्त करेगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो आपके ऑप्शन है, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। थर्ड ऑप्शन है, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। और 4 ऑप्शन है, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। तो बताना है आप लोगों को 12 का क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो केवल पढ़ाई पे ध्यान देगा, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आई होप कि मैं समझ रही हूँ आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो ये सब चलता रहता है। चलिए आप बताइए इसका कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसके अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित
परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। देखिए जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इससे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, तो आप लोग इसको अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके अनुसार परिकल्पित जो निगमनात्मक तर्क है वह किस अवधि में विकसित होता है। तो आपके ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीय चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 13 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है डस्ट दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन है अल्बर्ट बांडुरा, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। तो बताना है किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। ठीक है, तो उनके अनुसार 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नियतार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। सेकंड है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। थर्ड है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। और 4 है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें होगा तो वो होगा थर्ड ऑप्शन, 15 का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट, कि ऐसी समस्या प्रस्तुत करना चाहिए जिससे क्या तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन है, आई होप कि अच्छे से दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो आपके ऑप्शन है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। सेकंड है केवल संरचनात्मक आकलन। 4 है केवल संकलनात्मक आकलन। और 4 है ना तो संरचनात्मक और ना ही संकलनात्मक आकलन। तो बताएं जल्दी से कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो यहाँ पर हमारा 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा प्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है विभेदीकरण, समाजीकरण, समावेशन या मुख्य धारा से जोड़ना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा समाजीकरण। यह प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मानव विकास के जो संदर्भ है उसमें आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। सेकंड है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। थर्ड है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। 4 ऑप्शन है मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। तो 18 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। सेकंड है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। थर्ड है विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और 4 है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, जो प्रगतिशील कक्षा में तो जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रगतिशील कक्षा में क्या किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन है 20 नंबर का, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, फिर स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं देगा।
चलिए साफ दिखाई दे रहा है। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं पारिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना। सेकंड है इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। थर्ड है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। और फोर ऑप्शन है विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। तो बताएं जल्दी से कि इस रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। थर्ड ऑप्शन है अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। फोर ऑप्शन है बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। तो आपको बताना है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो हमारा जो 21 होगा उसका राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। तो पहले कुछ लाइन दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, हम जिनको पढ़ते हैं। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल या पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये सभी ये पॉइंट दिए हैं, ये किसके सूचक हैं। तो आपके ऑप्शन है मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के, एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के या अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। तो जो 22 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 4, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के ये सारे लक्षण हैं। तो 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है आपके साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। सेकंड है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। थर्ड है क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। फोर्थ है प्रतिक्रिया का निर्धारण यानी समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम सीमित रहना। तो जो हमारा राइट आंसर होगा 23 का वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, साधन साध्य विश्लेषण यानी समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। सेकंड है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। थर्ड है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है अत्यधिक लिखित कार्य गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। तो जो 24 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों को विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 25 क्वेश्चन है हमारा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। एक सेकेंड। चलिए तो आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। सेकंड है अपसारी चिंतन पर बल देकर। थर्ड है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। फोर्थ है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो जो हमारा 25 का राइट आंसर होगा वो 4 होगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा 26।
तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। सेकंड है बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। थर्ड है बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। फोर्थ है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। तो जो 26 है उसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो 26 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। चलिए 27 का हमारा जो क्वेश्चन है वो होगा बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। सेकंड है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। थर्ड है बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो आपके ऑप्शन है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। सेकंड है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। और फोर्थ है संवाद एवं परिचर्चा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा दिए गए ज्ञान को दोहराने के लिए ध्यान केंद्रित करना। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 28 का। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है उन्हें गैरकार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। सेकंड है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। थर्ड ऑप्शन है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। फोर्थ है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, उनसे बात करके तथा जो उनकी पढ़ाई में अरुचि है उसका कारण जानने का प्रयास या कोशिश करके। तो हमारा यहाँ पर 29 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम। हमारा 30 क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पेपर का। 30 क्वेश्चन है संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी संरचनावादी उपागम है वह यह बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है। तो आपके ऑप्शन है यंत्रवत याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, या अनुबंधन, या दंड। तो जो हमारा 30 का राइट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है वो संरचना के लिए, ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक होगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।